अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर होगा डिप्रेशन और एंटी डिप्रेसेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। पॉज द वीडियो एंड वॉच दिस। सो बेसिकली मैं अभी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ इस प्लेलिस्ट में जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में है। लेकिन मैं फील कर रही थी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी अगर आप थोड़ा सा वक्त लगा के डिप्रेशन और उसकी अंडरलाइंग जो बायोकेमिस्ट्री है उसको थोड़ा सा समझें। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि बिफोर आई टॉक अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स एंड हाउ दे वर्क एंड whatever, you should know about theories of depression, review some basic physiology so that you can understand कि एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों इस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो रिव्यू करते हैं जी न्यूरो ट्रांसमिशन और साइनेप्सिस के बारे में। आई एम अस्यूमिंग कि अगर आप फार्माकोलॉजी तक पहुंच चुके हैं तो आपने फिजियो तो पढ़ी ही होगी। तो यू नो कि दो न्यूरॉन्स का जो कांटेक्ट होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन जब होती है, यानी कि एक का डेंड्राइट और एक का एक्सॉन, तो देयर इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट और ये ग्रेन्यूल्स टाइप होते हैं, न्यूरो के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रिलीज होते हैं। और फिर जो पोस्ट सिनेप्टिक है न्यूरॉन, उसके अंदर रिसीविंग एंड पे चैनल्स होते हैं जिसपे ये न्यूरो बाइंड करते हैं और न्यूरो फर्दर होती है। तो इस तस्वीर को आप देख लें, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। देयर इज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, देयर इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, देयर इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अंदर वेसिकल्स हैं, न्यूरो मॉलिक्यूल्स हैं और आयन रिसेप्टर चैनल्स हैं। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि न्यूरोट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वो रिलीज होता है, तो जाहिर है उसने बाइंड होके आगे तो जाना ही है, लेकिन उसके साथ उसके और क्या ऑल्टरनेटिव फेट हो सकते हैं। तो होता ये है कि सम अब सारे मॉलिक्यूल नहीं लगते, सारे आगे नहीं जाते, एक्शन पोटेंशियल जो आगे होता भी है ना तो वो थोड़े से रह जाते हैं। अब वो जो लेफ्ट ओवर न्यूरो हैं जो कि बाइंड नहीं किए पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ, तो उनको रीअपटेक उनका किया जा सकता है। ठीक है, और वो फिर दोबारा पैकेज होते हैं और अगले रिलीज के लिए तैयार होते हैं। तो इनका एक रीअपटेक का सिस्टम होता है। इस रीअपटेकिंग जो है ना, उसको टारगेट करते हैं डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि एस एस आर आई और एस एन आर आई टी सी वगैरह। यानी कि जिस तरह के एस एस आर आई सिलेक्टिव सिरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, तो उनका रीअपटेक जब इनहिबिट हो जाएगा तो वो क्लेफ्ट में ही रहेंगे और आगे जाके और वहाँ पे क्लेफ्ट में ज़्यादा देर रह के तो न्यूरो ज़्यादा होगी। तो ये थ्योरी है उसकी। दूसरा ये है कि यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं कुछ, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है वो उसको आप सर्कुलेशन से आउट कर देते हैं न्यूरो को। तो माओ इनहिबिटर्स जो हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स विच आर आल्सो अ टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, वो भी इसी तरह एक्ट करते हैं। फिर ये होता है कि द मॉलिक्यूल इन द स्पेस दैट इज लेफ्ट ओवर, इट कैन बाइंड एन ऑटो रिसेप्टर एट द प्री सिनेप्टिक साइट एंड इनहिबिट मोर वेसिकल्स फ्यूजिंग। तो एक तरह से फीडबैक इनहिबिशन होती है। ठीक है, तो मैंने अब समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले न्यूरो आगे को जा रही है, वो तो होना ही है। नंबर टू, जो लेफ्ट ओवर है उनके साथ क्या हो सकता है? नंबर वन, वो एंजाइम से डिग्रेड हो सकते हैं। नंबर टू, उनका रीअपटेक हो सकता है। नंबर थ्री, वो फीडबैक इनहिबिशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डिप्रेशन के ऊपर। ऑब्वियसली डिटेल में तो ये साइकाइट्री में डिस्कस हो रहा है। फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटी मोटी बात जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि मेजर डिप्रेशन में there is intense sadness, loss of interest in usual activities, poor appetite, insomnia or hypersomnia, psychomotor agitation or retardation, decrease in sexual drive, fatigue, feeling of worthlessness, decreased concentration, thoughts of death or suicide can also happen in severe cases. फिर एक कंडीशन है मेनिया। मेनिया में देर इज एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, increased activity, increased pressure of speech, flight of ideas, grandiosity, decreased need for sleep, distractibility or involvement in activities that have high potential for painful consequences. फिर bipolar disorder,
ये वो पेशेंट्स हैं हु अंडरगो साइकिल्स बिटवीन डिप्रेशन एंड मेनिया, और इनको हम कहते हैं कि ये लोग बाइपोलर हैं। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया वो हम आगे विल फाइंड आउट। अब एक चीज़ है मोनोएमीन्स। मोनोएमीन्स आर बेसिकली अ क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स होते हैं बॉडी में जिनके अंदर एक सिंगल अमाइनो ग्रुप होता है। नाम में आप देखो ना, मोनो मतलब एक और अमीन मतलब एक अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो कि एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर हैं और उनके अंदर सिंगल अमाइनो ग्रुप है इनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इनसाइड आवर नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट आवर मूड, आवर इमोशंस एंड आवर स्लीप, अमंग अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। जो 3 मेन मोनोएमीन्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते हैं, वो हैं सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। क्या मैंने कहा? सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन, दे आर ऑल मोनोएमीन्स, ठीक है। तो सेरोटोनिन को फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ये आपके मूड को, आपके एपिटाइट को और आपके स्लीप को रेगुलेट करने में काम आती है। और इम्बैलेंस ऑफ सेरोटोनिन जो है वो देखे गए हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में और कुछ मूड डिसऑर्डर्स के अंदर। मेडिकेशंस लाइक SSRIs एम टू इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल्स इन द ब्रेन, ठीक है। डोपामीन। डोपामीन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसोसिएटेड विद प्लेजर, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन, ठीक है। डोपामीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामीन हमारे मूड को, हमारे अटेंशन को और हमारी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जब डोपामीन की डिसरेगुलेशन होती है, जैसे कि डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में, पार्किंसंस डिजीज जैसी कंडीशंस में, तो यू कैन सी द इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज अ हार्मोन, और ये हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के अंदर इसका रोल है। हमारे ब्रेन में इसकी कंट्रीब्यूशन है अलर्टनेस, अटेंशन एंड मूड रेगुलेशन। जब इसके इम्बैलेंसेस होते हैं तो यू कैन सी देम एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब हम बात करते हैं बायोजेनिक एमीन थियरी के बारे में। बेसिकली 1950s में एक ड्रग था रिजरपाइन के नाम से, एज एन एंटी हाइपरटेंसिव प्रिस्क्राइब होता था, और देखा ये गया कि जो पेशेंट्स रेजरपाइन थेरेपी के ऊपर हैं उनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, और देखा ये गया कि इनके अंदर सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स भी लो हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट था इस ड्रग का डिप्रेशन। अब खैर ये नहीं प्रिस्क्राइब होता, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन की वजह से काम शुरू हुआ टू सी द लिंक बिटवीन डिप्रेशन एंड दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। थियरी ये थी कि अगर हम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस हाई कर दें तो डिप्रेशन शायद क्योर हो जाए, ठीक है। इस थियरी को बायोजेनिक एमीन थियरी कहते हैं। तकरीबन सारे एंटी डिप्रेसेंट्स इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं कि आपके मोनोएमीन्स किसी तरह वापस बढ़ जाएं। बायोजेनिक एमीन थ्योरी सजेस्ट करती है कि डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और सेरोटोनिन इन द ब्रेन, whereas mania is caused by excessive monoamines, यानी कि उसका ज्यादा होना भी बुरा है, उसका कम होना भी बुरा है, ठीक है। तो इसीलिए सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं। फिर मोनोइम्यून थ्योरी ऑफ डिप्रेशन भी एक्चुअली यही चीज़ है। मोनोइम्यून थ्योरी specifically emphasizes serotonin, dopamine, and norepinephrine, and it suggests that the deficiency or the imbalance in these cause depressive symptoms. मोनोइम्यून थ्योरी को बेसिस बना के ही SSRIs, SNRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स काम करते हैं। SSRI मतलब सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स सिलेक्टिव, और SNRIs सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और TCAs आर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो मैंने आपको शुरू में साइनैप्स इसलिए बताया था ताकि आपको समझ आए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर को उसकी अवेलेबिलिटी क्लेफ्ट में बढ़ाने का ये मकसद है, ठीक है। Bioamine theory of depression. Bioamine theory of depression is kind of monoamine theory of depression, लेकिन इसमें उसने monoamines के अलावा और भी चीज़ें शामिल की हुई हैं। थोड़ा सा वाइडर ट्रांसलेशन है इस थ्योरी की, ठीक है। तो इस थ्योरी में कहा जाता है कि मोनोअमीन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक गाबा,
और अदर जैसे ग्लूटामेट वगैरह, वो उनका भी रोल है आपके डिप्रेशन में, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक फोकस मतलब सिर्फ मोनोमीन्स को नहीं दिया हुआ। अब समझने की बात ये ना कि हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरोनल कनेक्शंस हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो इट इज सेफ टू से कि मोनोइमीन डेफिशिएंसी हाइपोथेसिस एक बहुत लिमिटेड आइडिया है इन द बिगर पिक्चर, ठीक है। तो कुछ रिसर्च ऐसी है जिसमें ग्लूटामेट और गाबा को भी इम्प्लीकेट किया हुआ है कि उनका भी रोल है डिप्रेशन और न्यूरोट्रांसमीटर में। अब इस थ्योरी को लेके क्रिटिसिज्म भी है, उसके प्रोज और कॉन्स यहाँ पे थोड़े से डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन दैट एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्रीज सिनेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमीन्स सपोर्ट दिस थ्योरी। लेकिन जो इस पे करते हैं ना, क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये करते हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो ये दवाइयाँ लेके उसी दिन ही उस दवाई का असर क्यों नहीं आता? क्योंकि जब आप देखोगे, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे, तो आप देखोगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स का कभी भी फौरन असर नहीं नजर आता। इट टेक्स वीक्स, समटाइम्स इवन मंथ्स टू सी अ चेंज, ठीक है। तो ये इस थ्योरी के थोड़े से अगेंस्ट जाती है। तो जो लेटेंसी है ना क्लिनिकल रिस्पॉन्स की, ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है। अब इसके ऊपर पॉस्टुलेट ये किया जाता है कि लेटेंसी का शायद ये मतलब ना हो कि एक्चुअली इट्स नॉट द क्वांटिटी, बट रादर इट इज ड्यू टू पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन in response to elevated levels of biogenic amines that are causing the antidepressant effects. तो वो ये कहते हैं कि ये जो डिले ऑफ ऑनसेट है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से है, और क्योंकि ये जेनेटिक इसका है ना पाथ, जीन ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व है, तो डिसरेगुलेशन हो रही है, तो उस वजह से इसलिए टाइम लगता है। तो उन्होंने ये इसका ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया है। अब इस हाइपोथेसिस के साथ डिफिकल्टीज कुछ ये भी हैं कि पोस्टमार्टम स्टडीज शो नो डिक्रीज इन ब्रेन लेवल्स ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन और serotonin in depressed patients. Antidepressants may change brain amine activity in hours, weeks are required to show clinical effect, जैसे कि मैंने अभी बताया। Most antidepressants ultimately cause down regulation of amine receptors, ये भी अभी बताया। फिर ये कि एटलीस्ट वन इफेक्टिव एंटीडिप्रेसेंट बुप्रोपियन जो है उसका मिनिमल इफेक्ट है ऑन ब्रेन नॉरेपिनेफ्रिन एंड serotonin, तो वो कैसे काम करती है। तो ये कुछ बातें हैं। तो क्लियरली हमारी नॉलेज में मजीद इजाफे की ज़रूरत है, लेकिन सो फार दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब उसके अलावा मोनोमीन थ्योरी के अलावा देयर इज़ अ न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस। इसमें ये कहा जाता है कि फैक्टर्स लाइक कोर्टिसोल एंड बीडीएनएफ इनका भी एक रोल है, ठीक है। तो तो इसमें ये कहा जाता है कि ओवर टाइम एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स इन द ब्रेन, ओवर एक्साइटेशन और ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी इज गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, यानी कि न्यूरोजेनेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एवरी टाइम जब स्ट्रेस होती है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर उसकी डाउन उसकी फीडबैक इनहिबिशन के बाद उसके लेवल वापस नॉर्मल ना आए, आपका क्रॉनिकली कॉर्टिसोल रेज्ड रहे, तो हाइपोथेसिस ये है कि आपका न्यूरोजेनेसिस, न्यू न्यूरॉन फॉर्मेशन जो है वो हिंडर होता है, कम हो जाता है, ठीक है। फिर ये कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी, जो कि वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ डिप्रेशन है, उसमें भी देखा गया कि प्रिवेंट्स और रिवर्सेस द इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एंड ओवर एक्साइटेशन, तो ये भी इसको सपोर्ट करता है। फिर negative effects of increased cortisol can be it can lower the frequency of serotonin receptors by enlarging adrenal glands. Neurogenesis is impaired in critical areas like the hippocampus. Possible neurotoxicity of the hippocampus or hippocampal atrophy in extreme cases. सो यू कैन सी कि स्ट्रेस में, अच्छा BDNF का भी एक रोल है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो BDNF बेसिकली ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है। इट लिंक्स स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल टू डिक्रीज्ड न्यूरोजेनेसिस। तो BDNF इज एक्चुअली अ न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो कि नॉर्मली क्या करता है, डेंड्रिटिक स्प्राउटिंग को स्टिमुलेट करता है, यानी कि न्यू न्यूरॉन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो जब लॉन्ग टर्म एलिवेशन होती है कोर्टिसोल में तो BDNF डिक्रीज हो जाता है। Antidepressants are thought to reverse this effect by increasing BDNF levels in addition to the hypothalamic pituitary adrenal axis and the release of cortisol. There are additional neuroendocrine factors that are at play in this hypothesis. अब उसमें से एक फैक्टर है endogenous steroids like progesterone derivative allopregnanolone.
एलोप्रेगनेnolone जो है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन दैट इन क्रॉनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन इसके डिक्रीज लेवल्स हैं। एंड देयर इज ऑल्सो रैपिड डिक्रीज इन दिस हार्मोन आफ्टर लेबर एंड डिलीवरी, तो उसका एक हाइपोथेसिस है कि इसका और पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कोई लिंक है। फिर थायराइड हार्मोन जो है उसका भी एक न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर है, और इट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन, और हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ अक्सर डिप्रेशन देखा गया है। तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी या आपकी न्यूरोजेनेसिस में कोर्टिसोल और बीडीएनएफ का भी एक रोल है। जेनेटिक थ्योरी ऑफ डिप्रेशन भी एक है जी, कि कुछ लोग कहते हैं आपके जीन्स में है डिप्रेशन, ठीक है। सो हाँ, ये भी कुछ हद तक ठीक है। 30 to 40% हेरिडिबिलिटी है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन की। इंडिविजुअल्स विद दिस जीनोटाइप आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन अगर उनकी एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव है। फिर ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज भी समटाइम्स कॉज करती हैं ऐसे इश्यूज, जैसे कि डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द एमिगडाला। नाउ टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर आते हैं जी। तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं, ये सेरोटोनिन के लेवल्स इंक्रीज करते हैं बाय ब्लॉकिंग इट्स रीअपटेक एंड एनहांसिंग न्यूरोट्रांसमिशन। एसएनआरआई सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं वो इन दोनों मोनोएमीन्स की अवेलेबिलिटी सिनैप्स के ऊपर बढ़ाते हैं। टीसीएस जो है दे ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बट विद अ ब्रॉडर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोफाइल। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उसमें मैकेनिज्म्स वेरी, बट दे मे इंक्लूड serotonin receptor modulation, norepinephrine reuptake inhibition, or other unique actions. Norepinephrine dopamine reuptake inhibitors, NDRIs, they block the reuptake of both norepinephrine and dopamine, increasing their synaptic concentrations. Melatonergic antidepressants, they target melatonin receptors, influencing circadian rhythms and potentially impacting mood. Monoamine oxidase inhibitors, they inhibit the monoamine oxidase enzymes and they prevent the breakdown of neurotransmitters at the cleft. So that was just a taste, an overview of the theories of depression and antidepressants. अब इंशाल्लाह upcoming lectures में मैं एक एक antidepressant class को डिटेल में डिस्कस करूंगी. If you're interested in the pharmacology, consult my pharmacology lecture series. And if you're interested in psychiatric conditions जिनमें इनको prescribe किया जाता है, तो you can check out my psychiatry lecture series. If you like this video, please like, comment, and share. Subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.